कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सब नीट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम सब 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी एमसीक्यू नीट केमिस्ट्री में पूछे गए उनका सोल्यूशन विद कंसेप्ट देख रहे हैं। तो आज हम क्लास 12th यूनिट 2 सोल्यूशन चैप्टर से एमसीक्यू लेने वाले हैं। ये एमसीक्यू आपके नीट के लिए और अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो नीट की तैयारी करने वालों के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे 2 प्रश्न आ सकते हैं, संभावना इसकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एन एक्वस सोल्यूशन इज 1.00 मोलर in Ki, which change will cause the vapor pressure of the solution to increase। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आंसर जल्दीबाजी में गलती हो सकता है। एन एक्वस सोल्यूशन इज 1 मोलर इन Ki, विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन टू इंक्रीज। यानी इनमें से कौन सा चेंज करने पर वेपर प्रेशर में इंक्रीज होगी। एक मोलर का एक Ki सोल्यूशन है, तो ऑप्शन क्या है? एडिशन ऑफ NaCl, एडिशन ऑफ सोडियम सल्फेट, एडिशन ऑफ 1 मोलर Ki, एडिशन ऑफ वाटर। तो ध्यान दीजिए, आप यदि वेपर प्रेशर चेंज करना चाहते हैं इंक्रीज, तो आपको सॉल्वेंट मिलाना होगा। क्या मिलाना होगा? सॉल्वेंट। क्योंकि सल्यूट मिलाने पर, क्योंकि एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मिलाइए या सोडियम सल्फेट, सल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। और यहाँ पर Ki मोलर का सोल्यूशन है, वो भी क्या है? सल्यूट उसमें प्रेजेंट है Ki। तो ये सल्यूट प्रेजेंट जो है सोल्यूशन मिलाएंगे जिसमें ऑलरेडी सल्यूट प्रेजेंट है, तो वो वेपर प्रेशर को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो क्या मिलाना है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में सबसे अच्छा सॉल्वेंट क्या बनाता है? वाटर। तो हम वाटर मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? 1 मोलर जो Ki सोल्यूशन उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो सल्यूट नॉन वोलेटाइल होते हैं और सोल्यूशन में सॉल्वेंट वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर किसके कारण से होता है? केवल सॉल्वेंट के कारण से होता है, न कि सल्यूट के कारण। ये भी आंसर से आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द want of factor I for compound which undergoes dissociation in one solvent and association in other solvent is respectively। तो आप जानते हैं कि I का वैल्यू 1 से कब अधिक होता है? जब कोई सल्यूट सोल्यूशन में जाने पर डिसोसिएट होता है। क्या होता है? डिसोसिएट होता है, तब उसका वैल्यू 1 से अधिक होता है। यदि एसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट मतलब टूटना, तो एक सॉल्वेंट मान लीजिए, सल्यूट मान लीजिए पानी में जा रहा है, तो ये A+ और मान लीजिए B- में डिसोसिएट हो रहा है, तो उसके लिए क्या I का मान 1 से अधिक होगा। ठीक है, I क्या है? want of फैक्टर। और यदि कोई सल्यूट सोल्यूशन में जाने पर एसोसिएट हो रहा है, मान लीजिए आपने कोई सल्यूट डाला है, मान लीजिए A, और दोनों सोल्यूशन में गए, तो ये बन गया 1। यानी यहाँ पर 2 था A, यहाँ पर भी 2 A रहेगा, लेकिन ये किसी बॉन्डिंग से, केमिकल बॉन्डिंग, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चाहे इंट्रैक्शन से, वो सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से कम। तो एसोसिएशन पर I इज़ लेसर देन 1 और डिसोसिएशन में इज़ ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। किस में? रिस्पेक्टिवली पूछा है ना। तो ये डिसोसिएट इन वन सॉल्वेंट, एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कंसेप्ट समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। ऑटोमोबाइल रेडिएटर में इनमें से कौन सा कंपाउंड एज ए एंटी फ्रीज के रूप में यूज होता है? तो एंटी फ्रीज के रूप में आप जानते हैं कि एथिलीन ग्लाइकॉल। जहाँ बर्फबारी क्षेत्र होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और शिमला, उस जगह पर सड़कों पर गाड़ियाँ जब चलती हैं तो उनके रेडिएटर में बर्फ़ जम जाता है। तो उससे बचने के लिए रेडिएटर में क्या मिलाते हैं, क्या डालते हैं? एथिल अल्कोहल, जिससे कि डिस्प्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है और जल्दी से वहाँ पर, यानी जो अंदर वेपर गया है, मॉइस्चर्ड एयर गया है, वो जमता नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। एथिल अल्कोहल रेडिएटर में डालेंगे तो वहाँ पर वो बर्फ़ नहीं जमेगा रेडिएटर में। ठीक है, सीधा मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो जाता है, इसलिए एथिल अल्कोहल यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2.0 मोलर HNO3। द कंसनट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। ध्यान देना है इस बात को कि यहाँ पर पूछा है वेट ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड कितने ml बनाना है? 250 ml बनाना है। कितने मोलर का? 2 मोलर का HNO3 का 250 ml HNO3 मिला बनाना है, तो उसके लिए 75% वाला HNO3 का कितना वेट आप लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, लेवल है। तो आप इसको समझने के लिए क्या करेंगे? चलिए हम आपको पहले ले चलते हैं कि मोलरिटी का फार्मूला आपको पता है। मोलरिटी बराबर होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। यदि तो हो गया n, यानी n/v को कैसे खोल सकते हैं? वेट अपॉन मोलर मास। और यदि वैल्यू ml में है तो 1000 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, जो कि वो ऊपर चला गया है। ठीक है, यानी ये मोलरिटी का क्या हो गया? ये फार्मूला हो गया।
तो मोलरिटी दिया कितना है 2 मोल। वेट आपको निकालना है। मोलर मास होता है नाइट्रिक एसिड का 63 और 250 दिया है ml बनाना है, तो ml में दिया है तो 1000 से डिवाइड किएंगे जो ऊपर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड निकल गया 63/2 यानी 63/2 ग्राम वेट निकल गया इस मोलरिटी वाले HNO3 का। अब आपको 70% वाले का कितना वेट लेना है, ठीक है। 70% वाले नाइट्रिक एसिड का कितना वेट लेना है, तो मास ऑफ एसिड इंटू 70% यानी 100 कर देंगे डिवाइड, तो परसेंटेज हो गया इक्वल टू जो वेट आया है 2 मोलर वाले से बराबर कर देंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ से कट जाएगा एक 0 से 0 और इसको काट दीजिए 7 एकम 7 7 9 63 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90/2 हो जाएगा। 2 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 45 ग्राम आ जाएगा किसका मास ऑफ एसिड जो उसको लेना होगा। 45 ग्राम यदि आप 70% वाले नाइट्रिक एसिड को लेंगे तो वो कितने ml बनेगा 250 ml बनेगा, ठीक है। और कितने मोलर का 2 मोलर का। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलल, ध्यान दीजिए स्मॉल m है तो मोलल है, एक्वस सॉल्यूशंस विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्वेश्चन बहुत बार ऐसा पूछा जाएगा इस तरह से, तो आपको ध्यान देना है। ये कई बार बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है ऐसा प्रश्न। इसको ध्यान रखना है कि जब समान मोलरिटी का हो या मोललिटी का हो, दोनों हो, और उसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो या कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे 4 है, तो यहाँ पर पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। और इसके अलावा दूसरा तीसरा पहला क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन किसका होगा, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है सी में। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट, इसको डिसोसिएट करेंगे तो कितने आयंस मिलेंगे, 2 एल्युमिनियम आयन मिलेंगे 3+ वाला और 3 सल्फेट आयन मिलेंगे, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे 5 पर मोल, ठीक है। और जबकि ये ग्लूकोज डिसोसिएट होता नहीं, KI डिसोसिएट होगा 2 आयन देगा, पोटेशियम सल्फेट डिसोसिएट होगा तो 3 मोल आयंस देंगे, ठीक है। तो सबसे अधिक जिसमें मोल्स रहेंगे वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत सरल प्रश्न है और कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। 2014 का ये। अगला 2015 में क्या है, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको मोलल और मोलर यानी 1 कैपिटल और 1 स्मॉल m दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ये मोलर है जिसमें R यूज होता है, इसमें मोलर जिसमें L है, मोलर, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। क्या बोला है, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा है किसमें, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसका पहले मतलब समझ लीजिए, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट कितने हैं 1 मोल है। और सॉल्वेंट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है तो मतलब पानी है, और पानी का 1 मोलर में यदि 1 मोल यानी n कितना है 1 मोल है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम है, कितना है वह 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। अब इससे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों जोड़ देना है। तो कैसे निकालते हैं आइए देख लेते हैं। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब सॉल्यूट का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन के लिए निकालना होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों का सम। तो यहाँ पर सम दोनों का मोल निकाल लीजिए और x निकल जाएगा। तो यहाँ पर मोल्स निकालने के लिए आपका मोल ऑलरेडी दे दिया है, और टोटल सोल्यूशन का निकालेंगे कैसे, तो 1 + 1000/18 यानी यहाँ पर मोल निकालने के लिए क्या दिया है, वेट दिया था सॉल्वेंट का कितना 1000 ग्राम, और उसका मोलर मास कितना है वाटर का 18। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55.55। अब इसमें ये तो वाटर का हो गया है, यदि आपको भी याद भी होगा। अब इसमें एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 56.5। एक में डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 0.0177, क्या ये बिना यूनिट का होता है मोल फ्रैक्शन, तो 0.0177 क्या हो गया मोल फ्रैक्शन। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसको आपको क्या करना है यहाँ पर करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में देखेंगे सी और डी में लगभग मैच कर रहा है, डेसिमल पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पर भी देखिए डेसिमल पॉइंट का डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा सा सजगता से इसको कैलकुलेट करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। इनकरेक्ट पूछा है, आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट करने के लिए आपको आइडियल का ये कंसेप्ट बहुत बार पूछा गया होगा तो याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्वेश्चन का जो पैटर्न है यानी ऑप्शन है वो बहुत टेढ़ा है, तो टेढ़ा को सीधा कर लेते हैं यदि आपको याद होगा कंसेप्ट। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, D0 होता है, ये आपको पता है, यानी सही है, ये करेक्ट है। यहाँ पर डेल्टा V न जाकर डेल्टा U दिया है,
मिक्सिंग। अब यू दे दिया है इंटरनल एनर्जी चेंज, जबकि आपको लग रहा हो कि हाँ डेल्टा वी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यू होगा तब भी सही है। ये कैसे, हम इसको समझा देते हैं कि डेल्टा यू मिक्सिंग भी जीरो होता है, ये भी करेक्ट है। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल टू, सॉरी हेल्महोल्ट्ज़ नहीं है, ये रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज और इंटरनल चेंज में रिलेशन है। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है। या एन आर टी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी, क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी। अब यहाँ पर इंटरनल चेंज है, एंथैल्पी चेंज है, और आप पढ़े होंगे कि वॉल्यूम चेंज क्या होता है, जीरो होता है। आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, जीरो, और जीरो में पी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो, यानी ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और ये ऑलरेडी जीरो होता ही है। तो डेल्टा यू में से, डेल्टा एच में से जीरो घटाएंगे तो डेल्टा यू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इस तरह से डेल्टा यू मिक्सिंग भी क्या है, जीरो होगा। डेल्टा वी भी रहता तब भी जीरो होता तो भी करेक्ट होता, और इंटरनल एनर्जी के रूप में दिया है तो भी सही है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही, हमें पूछ छाटना है इनकरेक्ट वाला, गलत वाले को। और यहाँ पर दिया है डेल्टा पी इक्वल टू पी ऑब्जर्वेशन माइनस पी कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ इक्वल टू जीरो, यानी ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड का जो डिफरेंस है वो भी जीरो, ये राउल्स लॉ के हिसाब से वो भी सही है। और डेल्टा मिक्सिंग जीरो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कितना है, जीरो दे रहा है। ये आइडियल सोल्यूशन के लिए स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी ये वाला के स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ये गलत है। जब यही पूछ रहा है तो हमें टिक कौन लगाना है, ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक। अगला क्वेश्चन, if molality of the dilute solution is doubled the value of molar depression constant kf will be। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि यदि किसी सोल्यूशन का, डाइल्यूट सोल्यूशन का मोलरिटी क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तो उसके मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट kf का वैल्यू में कितना चेंज आएगा, आधा हो जाएगा, ट्रिपल्ड हो जाएगा, अनचेंज रहेगा, या डबल हो जाएगा। तो आपका क्या इरादा है, तो आप पहले फार्मूला रिलेशन आप जानना चाहिए कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम, ठीक है। ये दिख नहीं रहा तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दिया ये। अब यहाँ पर क्या फार्मूला लिख दूँ, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू क्या है, के एफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू क्या होता है, मोललिटी। यदि मोललिटी में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, चाहे जितना, चाहे बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, मान लीजिए बढ़ा दिया जाएगा, तो के एफ में क्या चेंज आएगा। तो देखिए किसी सोल्यूशन सॉल्वेंट के लिए के एफ का वैल्यू क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, ये मोललिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या कंसेप्ट हो गया कि जो डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ होता है वो सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है, मोललिटी पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, ठीक है। कंसेप्ट पता हो गया, सही है। अगला क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है। तो करेक्ट ऑप्शन के लिए अभी उसके पहले कौन सा क्वेश्चन पढ़े थे, इनमें इनकरेक्ट चुनना था सातवें में, अभी क्या करना है, करेक्ट चुनना है। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन में क्या दिया, उसके अनुसार हमें ऑप्शन चुनना होता है। डेल्टा मिक्स जी, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में जीरो होता है एट कांस्टेंट टी एन पी, इन तो इनकरेक्ट है, ये हमें करेक्ट चुनना है, इसलिए सही दिया है कि इनकरेक्ट है। डेल्टा मिक्सिंग एस एंट्रोपी चेंज इक्वल टू जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी इनकरेक्ट है। डेल्टा मिक्सिंग इक्वल टू नॉट जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी इनकरेक्ट दिया है। डेल्टा मिक्सिंग एंथैल्पी एच, यानी एच दिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्या है, करेक्ट है। तो हमें करेक्ट चुनना था, तो ये सबको याद होगा कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है, ना तो एंथैल्पी में चेंज जीरो होता है, यानी ना हीट निकलती है ना एब्जॉर्ब होती है आइडियल सोल्यूशन के लिए, ठीक है। जबकि ऊपर के तीनों क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी इनकरेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनिए, समझिए। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ ऑफ बेंजीन 5.12 केल्विन के जी मोल इनवर्स, यूनिट सही दिया है, उसको ध्यान रखिएगा, उसका मतलब नहीं होता यूनिट का, आपको याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है के एफ या के बी का यूनिट। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सोल्यूशन ऑफ मोलैलिटी 0.078 मोलल कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन इज, ठीक है। ये पूछ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, ठीक है, कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना होगा। तो आपको क्या क्या दे दिया है, के एफ दे दिया है, कितना दे दिया, इतना, और मोललिटी कितना दे दिया है, इतना दे दिया है, और वो पूछ क्या रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर पूछ रहा है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है, लेकिन फार्मूला तो पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था कि डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर क्या होता है, के एफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी स्मॉल एम। स्मॉल एम का वैल्यू कितना दिया है, इतना दिया है, के एफ का वैल्यू कितना दिया है, इतना दिया है, दोनों का वैल्यू रख देंगे। तो देखिए दोनों का वैल्यू रख दीजिए, दोनों दिया है, इस फार्मूले में क्या करना है, पुट कर देना है, गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर लगभग कितना आ जाएगा, 0.39936, जो 2 डेसिमल पॉइंट को क्या कर राउंड अप करना है, तो लगभग कितना आ गया, 0.40 केल्विन। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में,
ठीक है, फार्मूला कौन सा यूज़ करना है आपको पता होना चाहिए, और मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखना होगा, तब आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 2022 में आया है, क्या आया है, इन वन मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ ए सॉल्यूट देयर इज, फिर से पढ़ लीजिए, कहा है कि वन मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ ए सॉल्यूट देयर इज 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 500 ml ऑफ सॉल्वेंट, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पे दो चीज़ दिया है, मोल दिया है और आपको बोल क्या रहा है, मोलर सोल्यूशन। जब मोलल वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, मोलल, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यदि केजी में नहीं है, ग्राम में है, तो 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी नीचे डिवाइड रहेगा 1000, तो ये सॉल्वेंट हमेशा केजी में रहता है, ठीक है, तो केजी या ग्राम में हो। तो यहाँ पर तो ml वाले पहले कट जाएंगे, ये कट गया और ये कट गया, बच गया 1000 ग्राम, 500 ग्राम। यदि 1 मोल होता तो 1000 ग्राम, और आधा मोल है, 0.5 का मतलब क्या है, आधा मोल है, तो आधा क्या हो, 1 मोलल सोल्यूशन कह दिया है, तो 1.5 मोल कंटेनिंग है, तो कितने ग्राम में, 500 ग्राम पानी में यदि सॉल्वेंट होगा तो उसमें 0.5 मोल यदि उस सॉल्यूट के प्रेजेंट होगा तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। और यदि इसके जगह पर 1 मोल होता तो कितना सॉल्वेंट होता, 1000 ग्राम। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 3rd सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगे तो शेयर, ना अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। तो आज धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।